गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे के और बीटा में संबंध। के और बीटा में संबंध, के तथा बीटा में संबंध। के क्या है? पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक है। के क्या है? पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक या पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक है। और बीटा क्या है? समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक है। बीटा क्या है? समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था उसको फटाफट से रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? स्टार्ट किया था अपन ने समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन। समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन, तो वो क्या था? धातु धनायन तथा लिगैंड से संकुल निर्माण के साम्य को बीटा द्वारा दर्शाया जाता है। धातु धनायन व लिगैंड से संकुल निर्माण के साम्य को बीटा एन द्वारा दर्शाया जाता है। फिर हमने उसका जो बीटा एन को कैसे दर्शाया था वो लिखा था, बीटा के इक्विलिब्रियम। बीटा एन किसके बराबर होता है? के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। बीटा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बीटा एन इज इक्वल टू एम एल एन अपॉन धातु धनायन की सांद्रता इंटू लिगैंड की सांद्रता। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है? उत्पाद के सक्रियता गुणनफल बटा क्रिया कारकों के सक्रियता गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये थी संकुल निर्माण साम्य था, ये एम एन प्लस एन एल साम्य में थे। ठीक है, क्या बनाया था? संकुल बनाया था। तो इस संकुल के लिए या इस संकुल निर्माण संकुल साम्य अभिक्रिया के लिए, संकुल निर्माण साम्य अभिक्रिया के लिए के इक्विलिब्रियम किस तरह से आया था? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बीटा एन इज इक्वल टू उत्पाद के सक्रियता गुणनफल। ये क्या है? उत्पाद है, तो उत्पाद का सक्रियता गुणनफल बटे क्रिया कारक के सक्रियता गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह से बीटा एन को दर्शाया था। फिर अपन ने कहा था कि संकुल निर्माण को या संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से दर्शाया जाता है। एक तो पदवार संकुल निर्माण और दूसरा कौन सा था? समग्र संकुल निर्माण। संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से दर्शाया जाता है। संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से दर्शाया जाता था। एक तो पदवार संकुल निर्माण प्रक्रिया और दूसरी कौन सी थी? समग्र संकुल निर्माण। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? समग्र संकुल। ये जो फ्लैश पड़ रहा है इस वर्ड पर, ये क्या है? निर्माण, समग्र संकुल निर्माण। ठीक है, पदवार संकुल निर्माण और दूसरी कौन सी थी? समग्र संकुल निर्माण। संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पदवार संकुल निर्माण क्या था? इसमें लिगेंड क्या करता है? एक एक करके धातु धनायन से जुड़ता जाता है जब तक कि लिगेंडों की संख्या क्या न हो जाए? एन न हो जाए। ठीक है, तो ये धातु है प्लस एल क्या बनाएगा? संकुल एम एल। ठीक है, इसको मान लिया K1। अब ये एम एल संकुल जो है इसके साथ वापस से एक लिगेंड जुड़ेगा प्लस एल K2। ये क्या हुआ? Ml2। अब इस Ml2 लिगेंड से एक और लिगेंड जुड़ेगा Ml2 प्लस एल K3 Ml3। ठीक है, ये इसी तरह से M एल एन माइनस वन एन के लिए। ठीक है, एन माइनस वन प्लस एल क्या आएगा? एम एल एन एम एल एन। तो पदवार संकुल निर्माण प्रक्रिया में क्या हुआ? लिगेंड जो है वो एक एक करके संकुल से या संकुल से जुड़ता जाता है और क्या बनाता है? नया संकुल बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लिगेंड एक एक करके जुड़ेगा। अब समग्र संकुल निर्माण प्रक्रिया में क्या हो रहा था? एम पहला पद तो इसका भी सेम है, इसका और इन दोनों का पहला पद क्या है? सेम है। ठीक है, इसके लिए स्थायित्व स्थिरांक क्या है? बीटा। बीटा वन लिया। ठीक है, एम एन संकुल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? वापस एन धातु होगा प्लस क्या होगा? 2L लेंगे। ये क्या हो गया? बीटा 2। ये क्या संकुल क्या बनाया? ML2। ठीक है, इसी तरह से M प्लस 3L
बीटा 3 संकुल क्या बनाएगा, Ml3। ठीक है, इसी तरह से M प्लस NL क्या बनाएगा, MLN। MLN संकुल बनाएगा। ठीक है, पदवार संकुल निर्माण प्रक्रिया में क्या था, लिगेंड एक एक करके जुड़ रहा था, यहाँ पे लिगेंड एक एक करके नहीं जुड़ेगा। पहले L जुड़ा, फिर 2L जुड़ा, फिर 3L जुड़ा, फिर N के लिए तो NL लिगेंड जुड़ा। ठीक है, तो इसमें एक एक करके लिगेंड जुड़ रहा है, इसमें लिगेंड क्या होगा, एक एक करके नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या था, M प्लस L संकुल क्या बनाया, Ml बनाया। अब इसी संकुल के साथ में क्या जुड़ेगा, दूसरा लिगेंड जुड़ेगा। इसी संकुल के साथ में क्या जुड़ेगा, एक और लिगेंड जुड़ेगा, और कौन सा संकुल बनाएगा, Ml2 बनाएगा। बट इसमें क्या होता है, M प्लस L किया, जो संकुल बना है उस संकुल के साथ दूसरा लिगेंड नहीं जुड़ेगा, नया धातु होगा, उसके साथ दो लिगेंड जुड़ेंगे, उसके साथ दो लिगेंड जुड़ेंगे तो क्या बनाया, Ml2। फिर इसी तरह से 3 लिगेंड जुड़ के क्या बनाया, Ml3 बनाया। इसी तरह से N लिगेंड जुड़ के क्या बनाया, MLN संकुल बनाया। क्या बनाया, MLN संकुल। ठीक है, तो ये था संकुल, पदवार संकुल निर्माण और समग्र संकुल निर्माण, जहां K इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो K इजिकल टू क्या हो जाएगा, K1 K2 K3 Kn। इसी तरह से बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n। ठीक है, बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n। तो ये क्या है, पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, और ये क्या है, समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक। बीटा क्या है, समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, और के क्या है, पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक है। ठीक है, तो इन दोनों का पहला पद तो दोनों में क्या है, सेम है। पहला पद क्या है, K1 बराबर क्या है, बीटा 1 है। फिर दूसरे पद में इन दोनों में क्या आती है, डिफरेंस आ जाता है दूसरे पद से। अब देखो, तो अपन क्या स्टार्ट करने वाले थे, ये जो K था और ये बीटा आया है अपने पास, वो स्टार्ट करने वाले थे। K और बीटा में संबंध, K और बीटा में संबंध अपन स्टार्ट करने वाले हैं। K क्या है, पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, और बीटा क्या है, समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक। तो वापस से एडिंग लगा लेते हैं, K व बीटा में संबंध, K तथा बीटा में संबंध। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दोनों का पहला पद क्या था, सेम था। K1 बराबर क्या है, बीटा 1। K1 बराबर देखो पहला पद क्या था, M प्लस L। K1 क्या बनाया था, संकुल ML बनाया था। ठीक है, और बीटा इजिकल बीटा 1 क्या आया था, बीटा 1 भी इजिकल टू यही आया था। इसका पहला पद क्या था, M प्लस L, यहाँ पे क्या था, बीटा 1 था, और क्या बनाया था, ML संकुल बनाया था। ठीक है, तो पहला पद क्या है, दोनों का ही सेम है, तो K1 क्या आएगा, उत्पाद के सक्रियता गुणनफल ML अपॉन क्रियाकारक के सक्रियता गुणनफल ML। ठीक है, इसके लिए भी सेम आएगा यही, बीटा 1 इजिकल टू क्या आया, M उत्पाद के सक्रियता गुणनफल ML अपॉन क्रियाकारक के सक्रियता गुणनफल ML। ठीक है, तो दोनों के ही पहले पद क्या है, बराबर है, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, बीटा 1 बराबर हो जाएगा ML अपॉन ML। ठीक है, तो K1 बराबर क्या आ गया, बीटा 1 आ गया। ठीक है, या बीटा 1 इजिकल टू K1। अब देखो दूसरा पद बीटा 2 जो है वो किसके बराबर होगा, बीटा 2 जो है, बीटा 2 किसके बराबर होगा, बीटा 1 तो किसके बराबर है, K1 के बराबर है। बीटा 2 किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2 के बराबर होगा, K1 इंटू K2 के बराबर होगा। तो अब ये कैसे आया, K1 इंटू K2 के बराबर कैसे होगा, तो उसको अपन देखते हैं। पहले बीटा के लिए जो दूसरा पद क्या था, बीटा के लिए M प्लस 2L क्या बनाया था, संकुल ML2। ठीक है, ये संकुल बनाया था ML2 नहीं ML,
की पावर 2l है ना, तो ये l की सांद्रता की पावर में 2 का पावर में चला जाएगा, ठीक है। m प्लस 2l, m प्लस 2l, ठीक है, क्या आएगा, तो ml 2 और क्या आ जाएगा अपने पास अपॉन में m और इंटू l की सांद्रता, ठीक है। यहां नहीं आएगा, ml2 बनाया था संकुल, ठीक है। m प्लस 2l क्या है, ml2 संकुल बनाया। अब इसके लिए ये क्या है, बीटा 2 है, ठीक है, ये क्या है, बीटा 2 है। तो बीटा 2 को कैसे दर्शाएंगे, देखो उत्पाद की सक्रियता गुणनफल ml2 संकुल, ठीक है। फिर क्रियाकारक की सक्रियता गुणनफल m और l क्या है, 2 है, l के आगे क्या है, 2 मोल है, तो ये जो मोल 2 है वो क्या आ जाएगा, इसके घातांक के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा 2 क्या आया, ml2 अपॉन m की सांद्रता इंटू l की सांद्रता का स्क्वायर, ये आया बीटा 2। अब देखो बीटा 2 किसके बराबर है, k1 इंटू k2 के बराबर, ठीक है। तो k1 क्या था, ये था k1 ml अपॉन ml अपॉन ml, ठीक है, इंटू k2 क्या आया था, देखो k2 के लिए रिएक्शन क्या थी वो अभी देखते हैं अपन। k2 के लिए क्या रिएक्शन थी, ml संकुल ml था प्लस l, यहाँ पे था k2, ठीक है, क्या आया था ml2, k2 के लिए ये रिएक्शन थी, ठीक है। तो अब देखो k2 क्या आएगा, k2 इजिकल टू उत्पाद की सक्रियता गुणनफल ml2 अपॉन क्या है ml L की सांद्रता, ठीक है, ml की सांद्रता इंटू L की सांद्रता, ठीक है। तो अब मान रख दिया, क्या है ml2, k2 की वैल्यू क्या है, ये तो क्या है k1 है, ठीक है, बीटा 2 इजिकल टू क्या है k1 इंटू k2, ये क्या है k1 की वैल्यू है, इंटू अब k2 करते हैं तो ml2 अपॉन क्या है ml इंटू L की सांद्रता है, ठीक है। अब देखो ये ml और ये ml कट गया, ये ml से ml कट गया, ठीक है। पीछे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, देखो ml2 अपॉन क्या बचा, देखो m की सांद्रता इंटू l की सांद्रता, और यहाँ पे भी क्या है l की सांद्रता, तो ये l की सांद्रता का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया m इंटू l की सांद्रता का स्क्वायर, ठीक है, ये m की सांद्रता है बट्टे इंटू क्या है L की सांद्रता, और यहाँ पे भी क्या है L की सांद्रता है, तो ये क्या हो गया L की सांद्रता का स्क्वायर हो गया। तो बीटा 2 इजिकल टू क्या आया, प्रूव हो गया, बीटा 2 इजिकल टू क्या होता है k1 इंटू k2, ठीक है, बीटा 2 इजिकल टू क्या होता है k1, ये बीटा 2 क्या आया ml2 अपॉन m l का स्क्वायर, ml2 अपॉन m l का स्क्वायर, और अपने पास यहाँ से k1 इंटू k2 करने पर भी क्या आता है ml2 अपॉन m की सांद्रता इंटू l की सांद्रता का स्क्वायर। तो प्रूव हो गया बीटा 2 इजिकल टू क्या होता है k1 इंटू k2 होता है, ठीक है, बीटा 2 इजिकल टू क्या होता है k1 इंटू k2। अब बीटा 3 किसके बराबर होगा, इसी तरह से बीटा 3 किसके बराबर होगा, देखो बीटा 3 होगा k1 इंटू k2 इंटू k3, ठीक है। इसी तरह से बीटा n किसके बराबर होगा k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू के n के बराबर होगा, ठीक है। तो बीटा 2 किसके बराबर आया, बीटा 2 आया k1 इंटू k2 के बराबर आया, बीटा 2 किसके बराबर आया k1 इंटू k2 के बराबर आया। इसी तरह से बीटा 3 क्या होगा k1 इंटू k2 इंटू k3, और बीटा n क्या होगा k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू के n के बराबर होगा, ठीक है। अब बीटा n और के n में संबंध लघु गुणक के रूप में दर्शाया जाता है, बीटा n और के n में जो संबंध है वो लघु गुणक के रूप में दर्शाया जाता है। तो वो कैसे दर्शाते हैं उसको हम देखते हैं अभी। बीटा n तथा के n में संबंध लघु गुणक
के रूप में दर्शाया जाता, ठीक है। बीटा एन तथा के एन में संबंध जो है वो लघु गुणक के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखो बीटा वन किसके बराबर है, बीटा वन इज इक्वल टू क्या है, के वन है ना। बीटा वन किसके बराबर था, के वन के बराबर था। अब अपन ने क्या किया, इसका लॉग ले लिया, क्या एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। माइनस लॉग लेने पर, माइनस लॉग लेने पर बीटा वन इज इक्वल टू क्या है, के वन है। अब इसका क्या किया, माइनस लॉग लेने पर, माइनस लॉग बीटा वन इज इक्वल टू माइनस लॉग के वन, ठीक है। माइनस लॉग बीटा वन इज इक्वल टू क्या है, माइनस लॉग के वन, या पी बीटा वन इज इक्वल टू पी के वन, ठीक है। पी बीटा वन इज इक्वल टू पी के वन, या पी बीटा एन, पी बीटा एन इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस लॉग बीटा एन के बराबर, ठीक है। क्या किया, बीटा एन तथा के एन में संबंध का लघु गुणक के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखो बीटा वन इज इक्वल टू क्या होता है, के वन होता है, ठीक है। तो इसका लॉग लिया अपन ने, माइनस लॉग लिया, तो माइनस लॉग बीटा वन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग, इसी से माइनस लॉग बीटा वन इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग के वन, ठीक है। इसी तरह से पी बीटा वन इज इक्वल टू क्या आ गया, पी के वन के बराबर आ गया, ठीक है। और पी बीटा एन जो है वो किसके बराबर है, माइनस लॉग बीटा एन, पी बीटा एन किसके बराबर होगा, पी बीटा वन जो है वो किसके बराबर है, माइनस लॉग बीटा वन के बराबर है। तो पी बीटा एन जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस लॉग बीटा एन के बराबर होगा, ठीक है। माइनस लॉग बीटा एन के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो बीटा एन इज इक्वल टू क्या था, अपन ने अभी निकाला था, बीटा एन इज इक्वल टू क्या था, के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इंटू के एन था। बीटा एन इज इक्वल टू क्या था, के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इंटू के एन, ठीक है। अब देखो बीटा एन लॉग के रूप में, लॉग के रूप में लेते हैं इसको, लॉग के रूप में लेने पर इसको देखो माइनस लॉग बीटा एन, माइनस लॉग बीटा एन इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, इन सब का भी लॉग लेंगे, माइनस लॉग के वन प्लस माइनस लॉग के टू प्लस माइनस लॉग के थ्री प्लस डैश 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 माइनस लॉग के एन, ठीक है। तो इसका लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने, माइनस लॉग लेने पर क्या आता है, माइनस लॉग बीटा एन इज इक्वल टू माइनस लॉग के वन, ये लॉग के वन प्लस माइनस लॉग के टू प्लस माइनस लॉग के थ्री प्लस डैश 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 माइनस लॉग के एन, ठीक है। तो इसका लॉग लेने पर ये आता है। इसी तरह से पी बीटा एन किसके बराबर होगा, पी बीटा एन किसके बराबर होगा, पी के वन प्लस पी के टू प्लस पी के थ्री प्लस डैश 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 पी के एन के बराबर होगा, ठीक है। तो माइनस लॉग बीटा एन क्या आया, माइनस लॉग के वन प्लस माइनस लॉग के टू प्लस माइनस लॉग के थ्री प्लस डैश 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 माइनस लॉग के एन, और पी बीटा एन के रूप में पी बीटा एन इज इक्वल टू पी के वन प्लस पी के टू प्लस पी के थ्री डैश 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 पी के एन, ठीक है। तो ये आया। अब देखो तो ये हो गया बीटा एन और के एन में क्या हो गया, संबंध, लघु गुणक के रूप में संबंध, ठीक है। बीटा एन, ये बीटा एन और ये के एन, के एन में संबंध किसके द्वारा दर्शाया है, लॉग के रूप में दर्शाया। तो ये बीटा एन और के एन में क्या संबंध है, लॉग के रूप में संबंध है। अब संकुल का स्थायित्व देखते हैं, संकुल के स्थायित्व की बात करते हैं। देखो संकुल के स्थायित्व की बात करते हैं। तो
संकुल का स्थायित्व जो है वो किसके समानुपाती है, बीटा एन के समानुपाती है। ठीक है, वो किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम के बराबर है। बीटा एन किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम के बराबर है। ठीक है, और के एन के भी समानुपाती है। के क्या है, पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, ये समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, इसके भी समानुपाती है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसके है, पी बीटा एन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्यों, तो देखो पी बीटा एन जो है, या पी बीटा 1 की बात करें या पी बीटा 1 की बात करते हैं, तो ये किसके बराबर है, माइनस लॉग बीटा 1 के बराबर है। किसके, माइनस लॉग बीटा 1 के बराबर है ना। तो ये क्या है, माइनस लॉग बीटा 1 के बराबर है, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा P बीटा N। ठीक है, इसी तरह से P बीटा N जो है वो किसके बराबर है, माइनस लॉग बीटा N के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस लॉग बीटा N के बराबर है। इसलिए ये P बीटा N के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये माइनस है ना, माइनस है तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो संकुल का स्थायित्व समानुपाती क्या है, बीटा एन है, समानुपाती के एन है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती क्या है, पी बीटा एन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। पी बीटा एन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपने समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, ये क्या हो गया, समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक। नेक्स्ट अपने हेडिंग आती है, नया टॉपिक आता है इसी के अंदर कि समग्र साम्य स्थिरांक बीटा एन और उष्मागतिकी स्थिरांकों में के मध्य संबंध। समग्र साम्य स्थिरांक, समग्र साम्य स्थिरांक बीटा एन, समग्र साम्य स्थिरांक तथा ऊष्मागतिकी स्थिरांकों, ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य संबंध। के मध्य संबंध। ठीक है, समग्र साम्य स्थिरांक और ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य संबंध। समग्र साम्य स्थिरांक क्या है, बीटा एन है। ठीक है, और बीटा एन का ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य क्या बताना है अपन को, संबंध बताना है। ठीक है, ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य क्या बताना है, संबंध बताना है। तो देखो बीटा एन किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम के बराबर है। बीटा एन किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम के बराबर है। ठीक है, अब गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को कैसे दर्शाएंगे, गिब्स, अतः गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन से, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, बीटा एन के बराबर है। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, बीटा एन के बराबर है। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, बीटा एन के बराबर है। तो देखो वैल्यू रख दी, डेल्टा जी नोट माइनस आर टी एल एन, के इक्विलिब्रियम की जगह क्या रख दिया अपन ने, बीटा एन रख दिया। के इक्विलिब्रियम की जगह क्या रखा अपन ने, बीटा एन रख दिया। ठीक है, अब देखो ऊष्मागतिकी से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस नोड होता है। क्या होता है, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस नोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा जी नोड है। ये डेल्टा जी नोड किसके बराबर है, ऊष्मागतिकी से या थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस नोड के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा जी नोड की जो वैल्यू है अपन यहाँ रख देंगे।
तो क्या है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इज इक्वल टू क्या है, माइनस आर टी एल एन बीटा एन। क्या आया, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इज इक्वल टू क्या है, माइनस आर टी एल एन बीटा एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग में चेंज कर देंगे। लॉग में चेंज करने पर क्या आता है, देखो एल को किस में चेंज करेंगे, लॉग में चेंज करेंगे। तो देखो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इज इक्वल टू, लॉग में चेंज किया, माइनस 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग बीटा एन, आर टी लॉग बीटा एन। ठीक है, एल एन को किसमें चेंज किया, लॉग में चेंज किया, तो क्या आया, माइनस 2.303 लॉग बीटा एन, माइनस तो है 2.303 आर टी एल एन को लॉग बीटा एन। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने क्या किया, लॉग माइनस 2.303 ये आर टी जो है उसको अपन ने क्या किया, इस साइड लेके आ गए, इसका पक्षांतरण कर लिया, तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे लॉग बीटा एन बचा। तो लॉग बीटा एन इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग बीटा एन इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 आर टी। तो ये माइनस को अपन ने आगे लगा लिया। ठीक है, नीचे क्या है, 2.303 आर टी। ठीक है, क्या किया, 2.30 माइनस 2.303 को अपन क्या, इसका इस साइड इसके अपॉन में लेके आ गए, तो वहां क्या बचा, लॉग बीटा एन बचा। तो लॉग बीटा एन इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर टी, माइनस है उसको आगे लगा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, लॉग बीटा एन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर टी, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, टी देखो टी डेल्टा एस नोट अपॉन आर 2.303 आर टी, 2.303 आर टी, ये टी से टी कट गया, तो क्या आया अपने पास, लॉग बीटा एन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नोट, टी से टी कट गया, ऊपर क्या बचा, डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर, ये बचा। ठीक है, तो लॉग बीटा एन इज इक्वल टू क्या आया, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर प्लस डेल्टा एच नोट डेल्टा एस नोट अपॉन 2.30, यहाँ पे आर टी होगा। ठीक है, ये आर टी डेल्टा एच नोट माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर, ये आया। तो ये ही क्या है, बीटा एन यानी कि समग्र सामयिक स्थिरांक और ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य क्या है, संबंध है। डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट क्या है, ऊष्मागतिकी स्थिरांक है, और ये बीटा एन क्या है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक है। तो यही क्या है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक और ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य संबंध है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है, जिसका ग्राफीय निरूपण अपन कर सकते हैं। देखो ये जो इक्वेशन है इसको अपन ने कैसे लिख दिया, देखो ये क्या था, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर, इसको वन टी को क्या लिख दिया, अलग से लिख दिया 1 अपॉन टी। ठीक है, प्लस में क्या है, डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर है, 2.303 आर है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको मान लिया y बराबर माइनस m, ये क्या है m, ये 1 अपॉन टी क्या है x, और ये क्या है c। ठीक है, तो ये क्या है, समीकरण y बराबर mx प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है, जिसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं, और ग्राफीय निरूपण कर डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है y बराबर माइनस एम एक्स प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है, जिसका ग्राफीय निरूपण कर अपन क्या कर सकते हैं, ये लॉग बीटा एन इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा एच नोट। ठीक है, तो इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे, लॉग बीटा एन और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे।
लॉग बीटा एन और 1/t के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये क्या है, स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा, ग्राफ भी नेगेटिव आएगा। ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो अपन ने अब स्लोप कैसे निकाला ये आपको पता है क्या, स्लोप कैसे निकालते हैं वो पता है क्या आपको। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, मतलब ग्राफ क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो अब देखो अपन ने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, लॉग बीटा एन और 1/t के बीच में ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो 1/t के साथ में जो भी वैल्यू होगी गुणा में जो भी वैल्यू होगी वो इसका क्या कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। 1/t के साथ में गुणा में या मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, ढाल होगा, स्लोप होगा। तो इसका स्लोप क्या है, ढाल या स्लोप क्या है इसका, क्या आएगा इसका स्लोप, देखो क्या है, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। क्या है, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर के बराबर है। ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या होता है, 1/t के साथ में प्लस या माइनस के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो इसका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट है। ये क्या है, इंटरसेप्ट है, जो किसके बराबर है, डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर के बराबर है। ठीक है, तो इस ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप क्या आया, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर, और इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू क्या आया, ये क्या है, इंटरसेप्ट सी, अंतःखंड सी क्या आया, डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर के बराबर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है संकुल वियोजन स्थिरांक के आई। संकुल वियोजन स्थिरांक के आई, तो ये क्या था, बीटा एन और ऊष्मागतिकी स्थिरांकों के मध्य संबंध था, उसका अपन ने क्या किया, ग्राफीय निरूपण करके उसको भी सॉल्व कर दिया। जैसे ग्राफीय निरूपण करने से क्या होगा, डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट के मान ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ऊष्मागतिकी स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक का जो मध्य संबंध जो आया था उसका अपन ने क्या किया, ग्राफीय निरूपण करके उसको दर्शाया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये समग्र स्थायित्व स्थिरांक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है संकुल वियोजन स्थिरांक के आई। संकुल वियोजन स्थिरांक वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।